मनीषा हत्याकांड मामले को लेकर डीजीपी शत्रुजीत कपूर भिवानी पहुंचे। साथ में आईजी रोहतक भी उनके साथ में रहे, एसपी भिवानी साथ में रहे, रोहतक एसपी उनके साथ में रहे। आपको बता दें कि डीजीपी के द्वारा जो यहां पर मनीषा हत्याकांड के मामले में जो आज पत्रकारों के समक्ष रूबरू हुए हैं और उन्होंने बताया कि इस मामले को जो सीबीआई के हैंड ओवर किया जा रहा है और इसके बाद अब पुलिस ने जहां तक कार्रवाई की है और इसके बाद इस मामले में अब सीबीआई की जांच आगे रहेगी। उन्होंने इस मामले में जो बोलते हुए कहा कि जो सामाजिक संगठनों ने जो अपनी भूमिका निभाई है वह बधाई के पात्र हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हिंसा फैलाने का काम किया है, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। स्पेशल रिपोर्टर अशोक भारद्वाज, एबीपी न्यूज़। और परिवार का जो दुख है वो हम सब समझते हैं और इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ खड़े हैं। और परसों रात जैसा कि आप जानते हैं वो परिवार की तरफ से एक मांग प्राप्त हुई कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई को दे दिया जाए। तो परसों रात को ये पहली मर्तबा ये डिमांड आई, जिसको तुरंत सीएम साहब ने उसको माना और ट्वीट भी किया। और कल सुबह फिर एक और डिमांड प्राप्त हुई कि इसका जो एक तीसरा पोस्टमार्टम एम्स से कराया जाए। तो उसमें भी तुरंत हमने कोऑर्डिनेट करके एम्स से कल ही, जैसा कि आप जानते हैं, तीसरा पोस्टमार्टम भी करवाया गया। और इस केस के बारे में आपको पता है कि जो पहला पोस्टमार्टम है वो भिवानी में बोर्ड के माध्यम से करवाया गया था और उसके बाद एहतियातन एक और पोस्टमार्टम पीजीआई रोहतक, जो हमारा सबसे पुराना सबसे रेप्यूटेड हॉस्पिटल है स्टेट में, तो वहाँ से सेकंड पोस्टमार्टम कराया गया। डॉक्टर्स ने कुछ सैंपल लिए और वो सैंपल्स पे उन्होंने हिदायतें दी कि कुछ टेस्ट करवाए जाएँ ताकि वो ओपिनियन अपनी दे सकें। वो सारे टेस्ट हमारी फॉरेंसिक साइंस लैब जो मधुबन में और रोहतक में हैं, राष्ट्रीय स्तर की लैब्स हैं, तो उनमें वो टेस्ट करवाए गए और सोमवार को कुछ रिपोर्ट्स प्राप्त हुई। उसके बाद पीजीआई रोहतक के डायरेक्टर ने एक बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनका एक बोर्ड बनाया और वो गठित करके वो सारी रिपोर्ट्स उनके सामने रखी गई और पोस्टमार्टम की दोनों रिपोर्ट्स के आधार पे उन्होंने अपनी ओपिनियन दी। और जैसा मैंने बताया कि हमारे, और हम सब जानते हैं कि पीजीआई रोहतक में हमारा सबसे पुराना सबसे रेप्यूटेड हॉस्पिटल है और कोई उनकी, हमारे जो वैज्ञानिक हैं और जो हमारे डॉक्टर हैं, उनकी निष्ठा और काबिलियत पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, बल्कि क्योंकि परिवार की मांग थी और ये ट्रांसपेरेंसी की एक जो कमिटमेंट है सरकार की, उसके तहत कि सब कुछ ट्रांसपेरेंटली किया जाए और जन भावना का ध्यान रखते हुए ये निर्णय लिया गया। और इसमें जैसे ही परसों रात डिमांड आई उसको तुरंत मान करके इस केस को जल्दी ही ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उसकी एक प्रक्रिया है, वो पूरी करके ये सीबीआई को चला जाएगा। और जिन परिस्थितियों में भी ये एक प्रकरण हुआ, ये सारा घटनाक्रम, वो सारी परिस्थितियां भी इसमें निकल करके सीबीआई की जांच में सामने आ जाएंगी। तो इस सारे प्रकरण में बहुत सारे लोगों ने, काफ़ी जो इलाके के, भिवानी ज़िले के सामाजिक लोग और दूसरे लोगों ने बड़ा अच्छा इसमें एक रोल अदा किया। उन्होंने समझदारी से काम लेते हुए, जब एक स्टेज आई जब वो मॉब था जो लीडरलेस हो गया, कोई नेता नहीं था, तो उस वक्त काफ़ी लोगों ने अच्छा एक रोल प्ले किया, तो उन सबका धन्यवाद। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने, आपने देखा कि भ्रामक और एक तथ्यात्मक रूप से गलत प्रचार भी करके गैर जिम्मेदाराना एक माहौल बनाने का प्रयास किया, अराजकता का एक माहौल बनाने का प्रयास किया, कुछ सुर्खियां बटोरने के लिए कुछ शरारती तत्व, वो भी ऐसे लोग बीच में, ऐसे जब आंदोलन होते हैं आप जानते हैं कि वो आ जाते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कुछ कार्रवाई की गई है। और मैंने कहा है अपने अधिकारियों को कि और ऐसे लोग जो भी हैं उनको चिन्हित करें और ये इस तरीके के लोग पूरी व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास करते हैं सूचना बटोरने के लिए और एक अपने पॉपुलिज्म की वजह से
तो इनको चिन्हित करना ज़रूरी है और जो भी कानून के मुताबिक एक्शन ज़रूरी है इनके विरुद्ध। इन्वेस्टिगेशन की किसी कमी की वजह से नहीं हुआ, वो एक परिवार की शुरू में ये बातें आई कि उनके साथ व्यवहार कुछ ठीक नहीं किया गया, तो उसके चलते विभागीय कार्रवाई जो हुई उसमें जो भी आगे उनको प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के हिसाब से जो हमारी प्रक्रिया है उसके हिसाब से मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने का, और जांच आगे बढ़ेगी और जो जांच में दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। साहब, जब ये सारा का सारा आपने देखा होगा कि जो इन्वेस्टिगेशन है पूरी की पूरी साइंटिफिक हुई अभी तक, ये सारी जो इन्वेस्टिगेशन की जो फाइंडिंग्स हैं वो 2 चीज़ों पर आधारित हैं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और फॉरेंसिक साइंस में जो टेस्ट हुए लैब्स में उनकी रिपोर्ट्स। तो जो टेस्ट होते हैं उनका एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। जो हमारे वैज्ञानिक हैं इन लैब्स के अंदर वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो मानक हैं उनके मुताबिक अपने टेस्ट करते हैं, उनमें समय लगता है। और एक रिपोर्ट ऐसी है, आप देखिए वो अभी तक उसकी वो आ जाएगी एक रिपोर्ट, उसकी बहुत रेलिवेंस नहीं थी, पेरिफेरल थी, लेकिन उसका एक प्रोटोकॉल है। उन्होंने कहा कि 3 दिन लगेंगे। तो जैसा हम बीमार हो जाते हैं, हम लैब में टेस्ट कराते हैं तो कई बार ब्लड कल्चर और दूसरे टेस्ट होते हैं, आपको पता है उनमें 36 घंटे 48 घंटे का समय वो बताते हैं आपको, इतना समय लगता है। तो जो फॉरेंसिक साइंस के टेस्ट हैं उसमें लैब्स के अंदर उनमें जो समय लगा, और जब जैसे ही हमारी विसरा की रिपोर्ट मंडे को मिली, सोमवार जो गया उसको मिली, मंडे को ही हमने प्रयास किया कि इनको उसी दिन बोर्ड बन गया और बोर्ड बनकर उन्होंने ओपिनियन दे दिया, जिसके बारे में आपको अवगत भी कराया गया। जो एक प्रोटोकॉल है हमने अपना बनाया 2005-06 के आसपास कि जितने भी मिसिंग पर्सन हैं उनमें हरियाणा एक ऐसा प्रांत है जहाँ पे एफआईआर की जाती है। अगर आप पूरे देश को देखें तो वहाँ पे सिर्फ रोजनामचे में एक एंट्री कर दी जाती है, डीडी एंट्री जिसको कहते हैं। और इसमें अगर क्राइम इन इंडिया जो एनसीआरबी जो इसको पब्लिश करती है अगर आप उसमें वो टेबल देखेंगे तालिका, तो आप पाएंगे कि 80% केस मिसिंग पर्सन के हरियाणा में ही होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे देश में जो मिसिंग हुए हैं वो केवल हरियाणा में हुए हैं, होते सब जगह हैं, वहाँ पे एफआईआर नहीं होती, हम एफआईआर करते हैं। तो एफआईआर जो करते हैं वो जो धारा है उसकी 346 आईपीसी होती थी पहले, अब जो भी 127 या तो उसके तहत वो एफआईआर कर दी गई थी पहले ही दिन। जो हमारा प्रोटोकॉल है उसमें कोई डिले नहीं है। नहीं, केस तो हमारा पहले देखिए एफआईआर एक ही रजिस्टर होती है एक प्रकरण में, आप जानते हैं, और उसी में अगर कोई धारा बनती है, अगर ये आता कि ये हत्या का केस है तो उसमें हत्या की धारा जुड़ जाती, लेकिन इसमें जो ओपिनियन आई वो विपरीत आई। में उसमें आपने ऐड किया है, आ गया था उनके शक के आधार पे इन्होंने जो मर्डर की जो धारा है वो ऐड कर दी थी। तो उसमें अब क्योंकि निर्णय हो गया कि ये सीबीआई को केस जाएगा, तो इसके बाद अब हम कुछ नहीं करेंगे। और जो एम्स में पोस्टमार्टम कल हुआ है उसकी रिपोर्ट भी मिल जाएगी, और वो भी सैंपल वो उन्होंने लिए हैं, उन सैंपल्स को भी हम सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब है, हम प्रयास करेंगे कि CFS में भेजें। तो डिटेल्स में अभी जाने का कोई बहुत अभी औचित्य नहीं है कि, लेकिन हाँ वहाँ पे ये ज़रूर है कि जैसा कि आप जानते हैं, बात पहले भी आ चुकी कि सुसाइड नोट वहीं पे मिला, और जो इंसेक्टिसाइड खरीदने की बात है इसकी वो भी इसमें आ चुकी है, और जो जिस दुकान से ये ख़रीदा गया उनके बयान भी आ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, पर अब ये सारी चीज़ें अब फाइल पर आ चुकी हैं, इनको एज सच हम पुलिस फाइल को ट्रांसफ़र करेंगे CBI को। और इसके आगे ये बात आई थी कि जो पहले दिन जब वो 11 तारीख का इंसिडेंट है, और 11 तारीख को करीब 1:30 बजे के करीब जिस बस में बिटिया ये आती थी घर से रोज़, तो वो ड्राइवर को फ़ोन करके उसने बताया कि आज मैं इस बस में नहीं जाऊंगी। और उसके बाद करीब आधे घंटे के बाद वो एक वीडियो फुटेज है जिसमें वो इंसेक्टिसाइड की दुकान पर उसकी प्रेजेंस बहुत दूर से है लेकिन वो दिखाई दे रही है, और जो इंसेक्टिसाइड ख़रीदने का एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है दुकान में, वहाँ भी एंट्री की हुई है दुकानदार ने। और दुकानदार के फिर बयान भी आए, उन्होंने बताया कि हाँ एक बच्ची आई थी और उसने ये परचेज़ किया। और उसके बाद फिर उसके बाद की कोई उस एरिया में कोई CCTV कैमरे नहीं है, तो उसके बाद की कोई आई विटनेस अकाउंट हमारे पास नहीं है। और उसके बाद फिर जो 13 तारीख को जब बॉडी मिली, और वहाँ पे जो सबसे पहले देखा उस खेत के एक मालिक हैं, उन्होंने एक लड़का रखा हुआ है अपने
उसने सबसे पहले देखा और उसने देखा कुछ एक जैसा बताया गया मुझे कि कुत्तों का एक झुंड था जो कहीं इकट्ठे वो जैसे किसी जानवर को खाते हैं, तो उसको शक हुआ ये उनको दौड़ाने गया, तो वो उसके बाद फिर इसने किसी को बुलाया, कुत्ते एग्रेसिव थे, तो इन दो लोगों ने मिलकर उसको उठाया तो डेड बॉडी को इन्होंने देखा। तो सबसे पहले देखने वाले ये लोग थे, उनके भी बयान हैं। और उसके बाद से बॉडी को शिफ्ट किया गया सीन ऑफ क्राइम की एग्जामिनेशन करा के, और शिफ्ट करके जो पहला पोस्टमार्टम हुआ 13 को ही, उसकी जैसी रिपोर्ट आई उसके बाद परिवार संतुष्ट नहीं था, तो इसको रोहतक पीजीआई रोहतक के अंदर सेकंड पोस्टमार्टम का निर्णय तभी लिया गया और वहाँ पे भेज करके उस पोस्टमार्टम की पूरी वीडियोग्राफी भी करवाई गई। और उसके बाद की घटनाक्रम आप सभी जानते ही। देखिए कि ये तो जैसा कि मैंने बताया कि 2 पोस्टमार्टम हुए, उनमें उन्होंने कुछ टेस्ट बताए और शुरू में जिस तरीके से वो उसको खाया हुआ था नेक को, तो वो हमें भी ये लगता था कि ये मर्डर हो सकता है। और उनके स्टेटमेंट पे जैसा बताया एसपी साहब ने कि उसको मर्डर की धाराएं भी हमने ऐड कर दी तुरंत पहले दिन के बाद ही, जैसे ही ये डेड बॉडी मिली। तो जो सुसाइड नोट की बात है ये भी मिल गया, लेकिन उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो एस्टेब्लिश करने में समय लगता है। तो ये चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में जब मिलती हैं उनको डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, सीन ऑफ क्राइम टीम जाती है, उसमें भी साइंटिस्ट होते हैं, आप जानते हैं। जैसे हमारी हर ज़िले में एक सीन ऑफ क्राइम टीम है जिसको एक SSO सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर हेड करते हैं, और उन्होंने वो सारा वीडियोग्राफी भी करते हैं सारे सीन की। तो केवल एक नोट नहीं था, एक पॉलीथीन में उसमें कई और पर्सनल चीज़ें, बैग वगैरह भी था, तो वो सारी चीज़ें मिली थी डे 1 पे उनको। जो आप कह रहे हैं पब्लिक करने की बात, तो वो चीज़ें सारी इन्वेस्टिगेशन को डे 1 से हम पब्लिक नहीं करते हैं। उसका कोई ऐसा वो तभी है जब उसकी हमें ऑथेंटिसिटी भी चेक करनी होती है। तो बाद में भी पब्लिश नहीं किया सर, वो मीडिया के थ्रू पब्लिक हुआ, पुलिस ने वो नहीं किया। चिट्ठियाँ बच्चों की हम पब्लिश कर रहे हैं, वो ठीक नहीं होता। जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अपनी स्टेटमेंट देगी वो एक नपी तुली स्टेटमेंट होनी चाहिए और उसी हिसाब से दी जाती है। इस तरीके के एलिमेंट्स हैं जिन्होंने इसमें एक गलत किस्म का रोल प्ले किया, जिन्होंने अच्छा रोल प्ले किया उनका धन्यवाद, और जिन्होंने अराजकता फैलाने का प्रयास किया इनको हम ज़रूर चिन्हित करेंगे। और बात है उससे परेशानियां होती हैं, पर टफ डिसीज़न लेने पड़ते हैं, और कोई ऐसी गलत घटना ना हो जाए उसको प्रिवेंट करने के लिए भी ये ज़रूरी होता है कि ये फैसले बड़े सोच समझ के लिए जाते हैं। और ये निर्णय केवल 2 जिलों तक ही सीमित था, और इसको शायद कल आज शाम तक जी बिल्कुल है। इस पे अभी भी जिन्होंने बहुत गलत तरीके की ये न्यूज़ फैलाने का प्रयास किया, उन कुछ के विरुद्ध एक्शन लिया गया है, और आगे भी और चिन्हित करके हम इसमें प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करेंगे, इनका डेटाबेस भी बनाएंगे और इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। किसान नेता चंदनी ने कहा कि भी कुछ लोग निर्दोष हैं, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, कुछ गिरफ्तार किए गए, तो उनकी रिहाई के लिए बात की है, उन्होंने मुकदमे वापस लेने की बात की है। ऐसा वो मुझे लगता है कि आप एसपी साहब बेहतर बता पाएंगे, और कोई निर्दोष किसी भी व्यक्ति को हम कभी भी उसको परेशान करने के हक में नहीं है। और जैसा कि इस केस में भी आपने देखा, तो किसी को ऐसे गलत अरेस्ट नहीं कर सकते। वो उसका एक लड़की का भाई का रोल आया कि वो भाई ने ही मर्डर किया उसके दोस्त के साथ मिलके, वो दोनों पकड़ दिए गए हैं, तो वो दोनों पकड़े गए हैं। तो ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो परिवार के अंदर भी हो जाती हैं, तो हत्याएँ और बहुत सारे ये हमारे जो बलात्कार के केसेस भी हैं, ये नोन और परिवार के अंदर होते हैं।